नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, तय की दायित्वधारियों की जिम्मेदारी। सत्ता में वापसी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी। दो 2036 में भारत को मिले ओलंपिक की मेजबानी। इस बड़े संकल्प के साथ कावड़ उठाएंगी खेल मंत्री रेखा आर्य। 10 अगस्त को निकलेगी 22 किलोमीटर की कावड़ यात्रा। नैनीताल में 2027 के विधानसभा चुनाव की हलचल, जिले में पहुंची वीवीपैट और ईवीएम मशीन। सत्यापन और पंजीकरण के बाद वेयरहाउस में रखी गई सुरक्षित। और चंपावत में बदहाली के आंसू बहा रहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे छात्र खुले में शौच करने को मजबूर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव बीजेपी को भी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। यही कारण है कि पार्टी अपने हर एक नेता और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती दिख रही है। बीजेपी ने प्रदेश स्तर तक की जिम्मेदारियां पहले ही तय कर दी हैं। अब बीजेपी ने दायित्वधारियों को भी चुनावी अभियान से जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की 2027 चुनाव की जोरों पर तैयारी। चुनावी अभियान में जुटे दायित्वधारी। जनता की समस्या को विभाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी का दायरा लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। नई रणनीति बनाते हुए पार्टी ने अब दायित्वधारियों को चुनावी अभियान का हिस्सा बना दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे तक चले दायित्वधारी संवाद कार्यक्रम में सभी दायित्वधारियों को चुनावी टास्क दिए गए हैं, जिसमें सभी को विभिन्न मंडलों की जिम्मेदारी देते हुए चुनावी भूमिका में सक्रिय रहने का मंत्र दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दायित्वधारियों को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ जनता तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार की बैठकें होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश देते रहते हैं, और चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो, और चाहे हमारे राज्य मंत्रीगण हो। और ऐसा ही जो दायित्वधारी हमारे हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उसके तहत उनसे वार्तालाप हुआ है। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने अपने कार्यस्थल को मजबूती से आप वहाँ पर काम करें, और उनको कुछ क्षेत्र भी आवंटित किए गए हैं। कि कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दायित्वधारी की बैठक अपने मुख्य सेवक सदन में बुलाई थी, और उसमें जितने भी दायित्वधारी थे उनको एक टारगेट दिया गया है, और उसमें जितने भी दायित्वधारी हैं सबको पूरे प्रदेश में जितने ही मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें प्रत्येक दायित्वधारी को एक एक मंडल दिया है। और उसमें मंडल में जो जिम्मेदारी मिली है उसमें हमें प्रोग्राम भी दिए हैं, और जो पार्टी ने हमें प्रोग्राम दिए उसमें हमने वहाँ जाकर काम करना है। और ये भी साथ साथ ये भी तय हुआ है कि जो 2027 के जो चुनाव हैं, शायद पहले भी हो सकते हैं, उसकी तैयारी को लेके हमें बोला गया है कि भाई आप लोग को जो जिम्मेदारी मिली है, सरकार ने जो दायित्व दिया है, उसके लिए आप काम करें। वहीं दायित्वधारी धीरेन्द्र पवार को देहरादून जिले के रायपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर जाकर मंडल और बूथ स्तर के साथ साथ शक्ति केंद्र पर संवाद कार्यक्रम स्थापित कर कार्यकर्ताओं से जनता की समस्या और उनकी अपेक्षा को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सरकार और संगठन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमें तो ये देहरादून के रायवाला एक मंडल है, उसमें हमें जिम्मेदारी मिली है, और जो आप कह रहे हैं कि सुझाव लेने हैं, तो हमारा ये रहेगा कि जिस मंडल में हम जाएंगे उसमें हमारे मंडल स्तर के, बूथ स्तर के शक्ति केंद्र, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेंगे, और उनसे हम जो सुझाव वाली बात कही आपने, क्योंकि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है उससे ज़्यादा ग्राउंड के बारे में पता होता है, उनसे हम वो जानकारी लेंगे, और ऊपर हम शासन में और सरकार में या संगठन में उसको बात को रखेंगे। पार्टी के आगामी किन कार्यक्रमों में दायित्वधारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, इस पर भी नजर डालते हैं।
दरअसल 9 से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की जिम्मेदारी दायित्वधारियों को सौंपी है। 16 से 30 अगस्त तक पुराने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क अभियान, दायित्वधारियों को संत शिरोमणि रविदास जयंती में सक्रिय रहने के निर्देश। 15 से 17 सितंबर तक मंडल स्तर पर दायित्वधारी पार्टी में कराएंगे ज्वाइनिंग। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सरकार और संगठन दोनों स्तर पर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद पहले किया जा चुका है, जिसके बाद अब दायित्वधारियों के साथ भी संवाद कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। पार्टी की चुनावी रणनीति इस ओर साफ इशारा कर रही है कि आगामी चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। साल 2036 में भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिले, इसी संकल्प के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार से ऋषिकेश तक पैदल कांवड़ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वो 10 अगस्त को हर की पैड़ी से शुरू होने वाली करीब 22 किलोमीटर लंबी इस विशेष कांवड़ यात्रा का समापन ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में जलाभिषेक के साथ करेंगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, खेल चेतना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का संगम होगा। यात्रा में संत समाज के साथ ही प्रदेश और देश के खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी और आम नागरिक भी शामिल होंगे। मंत्री रेखा आर्य ने इस संकल्प यात्रा में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। 37 के ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरे, ये दोनों ही संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं। और इस संकल्प को ऊर्जा देने के लिए उत्तराखंड की देवभूमि से बेहतरीन स्थान कुछ नहीं हो सकता। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं खेल मंत्री हूँ, और खेल मंत्री होते हुए इसको ऊर्जा मिले, इसको ताकत मिले, इस संकल्प को सिद्धि तक जाने का अवसर मिले, इस या सिद्धि तक पहुँचे। यही ईश्वर से इस सावन के महीने में मैं समझती हूँ हर कांवड़िए का एक संकल्प होता है, और वो संकल्प जो है वो पूरी कांवड़ यात्रा करते हुए वो पूर्ण करते हैं। तो वही प्रेरणा मिलते हुए इस कांवड़ यात्रा का जो है 10 तारीख को 7 बजे हर की पौड़ी से ये यात्रा जो है संतों के माध्यम से संकल्पित होगी। संकल्प यही होगा कि 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरे। इन संकल्पों के साथ में जो यात्रा प्रारंभ होगी, और ये यात्रा जो है ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए पूर्ण होगी। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जनप्रतिनिधियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के दूसरे चरण के तहत दिए गए नोटिस के बाद बड़े पैमाने पर लोगों में वोटर लिस्ट से नाम काटने का डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने ये साफ नहीं किया कि किस अवस्था में कौन से प्रमाण पत्र पात्र होगा, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने मांगे गए दस्तावेजों को लेकर सटीक जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि मतदाताओं की समस्या का समाधान हो सके। 7000 के आसपास ऐसे नोटिसेस गए हैं जिन लोगों के द्वारा 2003 की जो 2003-4 में जो लास्ट एसआईआर है उसके साथ अपनी मैपिंग नहीं कराई गई थी, और वो अनमैप्ड कैटेगरी के मतदाता हैं। उनको भी ये एक अतिरिक्त अवसर के रूप में इसको लेना चाहिए कि वो अपने अभिलेख यहाँ पर यदि उपलब्ध कराते हैं तो वो एक वैध मतदाता के रूप में यहाँ पर रह पाएंगे। जहाँ तक बात है सुनवाई का, इसमें चूँकि हमारे 188 पोलिंग बूथ हैं, उसके लिए अलग से रोस्टर निर्गत किया गया है। हर एक पोलिंग बूथ के लिए अलग दिन तय किया गया है, और उसी बूथ पर जो हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनको सुनवाई करनी है। सुनवाई के समय संबंधित मतदाता या उनके किसी जिनको उनके द्वारा अधिकृत किया गया है वो वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। एसआईआर मतदाताओं के लिए सुलभ होना एक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है उसमें जो आपत्तियां अब आई हैं उसमें कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। गलत प्रपत्र, गलत तरीका, और उसके बाद यहाँ पे जितने सम्मानित हमारे पार्षदगण और बीएलएस आए थे उनके आरोप हैं कि तहसील में एसआईआर क्योंकि हो रही है तो जो भी प्रपत्र इस समय चाहिए दुगने रेट पर बिक रहा है। एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने उठाए सवालों और लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह से शुद्ध बनाना है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 2,35,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए। इन्हें जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया ताकि मतदाता सूची में नाम शामिल किए जा सके।
के तीसरे चरण में हम चल रहे हैं। 6,93,000 मतदाता 6 विधानसभा को मिला करके नैनीताल जनपद में हैं, जिसमें से लगभग 1,88,000 लोगों को नोटिस इसलिए निर्गत किए गए कि उनके नाम में कोई न कोई विसंगति है, मात्रात्मक त्रुटि है, या आयु में कोई विभेद है, या लैंगिक कोई त्रुटि है, साथ ही नाम में कोई पार्ट छूट गया है या नया पार्ट जुड़ गया है। ऐसी विसंगतियों से संबंधित ज़्यादातर जो है नोटिसें हैं। 47,000 नोटिसें ऐसी हैं जो कि अपने नाम को मैप नहीं करा पाए। निर्धारित व्यवस्था है कि 2003 में SIR के दौरान उनका कहाँ नाम था उसको नहीं करा पाए हैं, या अपने माता पिता से जो है प्रोजनी से जो है अपने को मैप नहीं करा पाए। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने SIR की प्रक्रिया को लेकर समीक्षा की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। डीएम ने समयबद्ध सत्यापन, नोटिस वितरण और सुनवाई प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। जिला प्रशासन की माने तो अब तक करीब 95.10% नोटिस वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। नैनीताल जिले में 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते हलचल तेज होने लगी है। बता दें कि यहां पर निर्वाचन आयोग ने करीब 1000 कंट्रोल यूनिट और 700 वीवीपैट मशीनें पहुंचाई है। बता दें कि इन मशीनों को बिहार के पश्चिम चंपारण से लाया गया है और इन मशीनों का सत्यापन और पंजीकरण पूरा करने के बाद इन्हें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हल्द्वानी स्थित ईवीएम वेयरहाउस में सुरक्षित रखा गया है। जिला प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप बताया है। इसमें अभी हाल ही में अन्य राज्यों से जहाँ निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ईवीएम्स और वीवीपैट मशीन बिहार प्रांत से आई हैं। तो अभी उसमें आगे जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से ECI के जो इंजीनियर्स हैं, HCL के इंजीनियर्स हैं और जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में उसमें आगे उनका जो बैटरी बैकअप है, उसमें जो उसके बैलेट के यूनिट के या कंट्रोल यूनिट के सभी एलिमेंट्स का परीक्षण कराते हैं और उसमें कैलेंडर जारी होता ही हुआ। रामनगर पहुंची सीएमओ रश्मि पंत ने राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, मशीनों का संचालन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामनगर हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है एंड डॉक्टर तपन शर्मा यहाँ पे अभी CMSC अपॉइंट हुए, उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। पूरी कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है कि गुणवत्तापूर्ण हम यहाँ पे लोगों को सेवा प्रदान करें। और क्योंकि अभी मुझे पता चला एक्सरे मशीन है, हमारी CT स्कैन मशीन है, अल्ट्रासाउंड के प्रोब भी काम नहीं कर रहे हैं, तो पूरी मैं कोशिश करूँगी कि कैसे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सुचारू रूप से क्रियाशील हो और कैसे हमारे जो यहाँ की जनता जो अस्पताल में आती है सेवा लेने के लिए उनको एक गुणवत्तापूर्वक सेवा मिले। चंपावत में उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लडाबोरा में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि स्कूलों के शौचालय लंबे समय से जर्जर होने की वजह से बच्चे खुले में जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जल्द सुधारने और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों का नियमित निरीक्षण कराने की मांग की है। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि मतलब हमारी गवर्नमेंट हमेशा दावे करती है कि हम बेमिसाल कार्य कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य बच्चों को बताते हैं, तो हमारे विद्यालयों की ऐसी जर्जर हालत है। और हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं संबंधित विभाग से और शासनिक लोगों से कि भाई ऐसी बीहड़ जगह, ऐसे मतलब इंटीरियर क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए ताकि भविष्यों का उज्जवल, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके और आगे बच्चे, गांव घरों के भी बच्चे आगे शिक्षित बन सकें और कुछ अपने भविष्य को तय कर सकें।
थराली नगर पंचायत के सभासद तेजपाल गोसाई ने देवराड़ा मोटर मार्ग की मांग को लेकर यहां लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। तेजपाल गोसाई का कहना है कि देवराड़ा से भैंसरों तक मोटर मार्ग बनाने का प्रस्ताव पास तो हुआ था, लेकिन इस संबंध में आगे कोई काम शुरू नहीं हुआ, जबकि 2027 में नंदा राजजात यात्रा होनी है। ऐसे में सभासद तेजपाल सिंह ने जल्द से जल्द सड़क का काम करने की मांग की है, लेकिन देवराड़ा निवासी तेजपाल गोसाई के सभासद नामित होने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ लेने से इनकार कर दिया है और ग्रामीण अब हाई कोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड में कावड़ मेला पूरे शबाब पर है। 30 जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा में अब तक 76,85,000 से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 22,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, जबकि प्रमुख मार्गों और घाटों पर 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सभी शिव भक्तों से 12 फीट से ऊंचे कोई भी डीजे या कावड़ प्रदेश की सीमा से अंदर ना लाने की अपील की है। देखिए, जैसा कि अवगत होंगे कि हमारे श्रावण मास की जो कावड़ यात्रा है वो 30 तारीख से 30 जुलाई से शुरू हो गई है और अभी भारी संख्या में जो कावड़ यात्री हैं यहाँ पर हरिद्वार, विशेषकर हरिद्वार में आ रहे हैं। यहाँ से जल उठा के अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आप अवगत होंगे कि अभी इस दौरान अभी पंचक की अवधि चल रही है, जिसके बाद में जलों का उठान होता नहीं है। तो काफ़ी संख्या में कावड़ यात्री जो है वो हरिद्वार, ऋषिकेश में हैं। और जैसा कि आज ये पहला श्रावण मास का सोमवार है, तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नीलकंठ महादेव में भी उन्होंने जलाभिषेक किया है। लगभग अब तक के जो डाटा है उसमें तकरीबन 76,85,000 कावड़ यात्री जो हैं वो यहाँ पे हरिद्वार में आके जलों को उठा के यहाँ से अपने अपने गंतव्यों को गए हैं। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गदरपुर के रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। इस मौके पर मंदिर के पुजारी पंडित चंदू सिंह ने 350 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर की धार्मिक विशेषता को बताया। वहीं हरिद्वार में सुबह से ही शिव मंदिरों के बाहर शिव भक्त गंगा जल, बेलपत्र, धतुरा और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। यहां भी शिव मंदिर हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज में रहा। मंदिर है हमारा, ये बहुत ही पौराणिक 350 साल पुराना मंदिर है और मैं बताऊं सावन का प्रथम सोमवार है और भक्तों की प्रचुर भीड़ लगी हुई है। मंदिर की विशेषताएं बताऊं, ये जो मंदिर है स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुई है। 350 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की सबसे बड़ी महिमा है कि मंदिर रंग बदलता है। सितारगंज में अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन ने नियुक्ति समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में संगठन के विस्तार को लेकर कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई और इस दौरान वक्ताओं ने किसानों को एकजुट होकर उनके अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, इसका उद्देश्य है उधम सिंह नगर उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण कृषि प्रधान जिला है, यहाँ से किसानों को जो संगठन हमने बिल्कुल नया संगठन बनाया अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के नाम से, ये देश का पहला संगठन है जिसकी ब्रांचेज विदेशों में भी है। तो हमारी शुरुआत उधम सिंह नगर से हो रही है कि उधम सिंह नगर के किसान भाई हमारे साथ जुड़े, हमारे संगठन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करें। 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते गदरपुर विधानसभा सीट पर सरगर्मियां तेज हो गई है। क्षेत्र से बसपा नेता सरदार चरणजीत सिंह संधू ने अपनी दावेदारी पेश की है। सरदार चरण सिंह संधू ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ही दल की सरकारों से जनता उब चुकी है और ऐसे में वो बदलाव चाहती है। नमस्कार, जैसे कि आप जानते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। मैं इस समय गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेमपुर गांव में हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जो बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी से इस समय प्रत्याशी के रूप में पूरा हर क्षेत्र में जा रहे हैं। उनके करेंगे कुछ खास बात मेरे लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया में। चरणजीत सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि
आपका पूरा परिचय क्या है? आप इतना पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, अदर आम आदमी पार्टी, सपा, लेकिन बीएसपी में क्यों शामिल हुए? क्यों आपको वोटिंग करेंगे लोग? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। गौतम जी, आपके यहाँ पर धारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं चरणजीत सिंह संधू, जो कि ग्राम खेमपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करके पहले शिक्षा के प्रसार को यहाँ पे बढ़ाया, और लगभग काफ़ी संघर्ष के बाद हमने विद्यालयों को, लगभग 4 विद्यालयों की हमने ओपनिंग की, जिसमें 3 का निर्माण हमने खुद किया, और लगभग 600 से ज़्यादा बच्चे फिर यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, और लगभग 600 बच्चे लगभग अभी जो है निःशुल्क पढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रयास तो शिक्षा का प्रसार का था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो पढ़ें और आगे बढ़ें और समाज के अंदर सुधार हो। अच्छी बात। चरणजीत सिंह, ये बताइए कि कभी उत्तराखंड में विशेषकर बीएसपी का 7 से 8 विधायक हुआ करता था। मैं जानता हूँ कि गदर विधानसभा में लगातार 2 बार यहाँ पर विधायक रहे प्रेमानंद महाजन, बीएसपी से विधायक रहे। बहुत एक जलवा था, अब वो जलवा धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है। आम जनता बीएसपी को इग्नोर कर चुका है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और बाकी क्यों बीएसपी को आम जनता वोटिंग करेंगे? देखिए सरकार जी, मेरा ना राजनीति में भी काफ़ी अनुभव है। एनडी तिवाड़ी जैसे नेताओं से लेकर के सिंह बाबा, मैं डॉक्टर महेंद्र पाल महाजन जी के साथ मैंने पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ। और ये अपनी अपनी विचारधारा है। जो हमारी विचारधारा है वो बीएसपी की जो विचारधारा है वो आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है। जो इनकी हमारी कांग्रेस या बीजेपी, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनकी विचारधारा अलग है। इनकी विचारधारा है कि केवल सत्ता बनाओ, जैसे ये बनानी है तोड़ मरोड़ के, और सत्ता करने के बाद फिर खुद अपना काम चलाओ, पब्लिक जाए भाड़ने। तो हमारी जो विचारधारा, जो हमारी बीएसपी की विचारधारा है, वो है कि ज़रूरतमंद लोग जो हैं उनको आगे लेके आएँ, शिक्षा का प्रसार हो, बेरोजगारी दूर हो, और समाज के अंदर शांति व्यवस्था हो, और समाज के अंदर अनुशासन हुआ चीज़ें हों। इस विचारधारा को लेकर हम लोग आगे आएंगे। और भले यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पहले यहाँ पर कांग्रेस का या बीजेपी का ज़्यादा स्कोप है, बीएसपी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि जो बीएसपी के लोग आज भी जागरूक हैं, लेकिन उनको थोड़ा गुमराह कर दिया गया। वो लाइन से चलेंगे तो लाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का अवशोषित वर्ग है, वो भी हमारे साथ आएगा, और हम अपने विचारों को लेकर जाएंगे। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जब हम अपनी विचारधारा लेके जाएंगे तो जरूर मुझे विश्वास है कि सभी हम, जैसे हम कई क्षेत्रों में गए हैं, मुस्लिम भाइयों के पास भी गए हैं, सिखों के पास भी गए हैं, आपके उपसा जनजाति के लोगों में भी गए, हर बिरादरी में गए हम लोग, तो बड़ा सहयोग मिला, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला है। और मैं उम्मीद है कि हम लोग इस बार आगे निकलेंगे और फिर से यहाँ का बीएसपी का प्रतिमा लहराएगा। बहुत सही बात आप कह रहे हैं चरणजीत सिंह जी। ये बताइए कि लगातार 10 साल आपका बीएसपी का विधायक प्रेमानंद महाजन थे, और 15 वर्ष यहाँ पर भाजपा ने कब्जा कर रखा है, अब कांग्रेस ने अपनी खाता नहीं खोल पाया। डबल इंजन सरकार है, केंद्र में आपका बीजेपी, आज राज्य में भी बीजेपी। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि मैं चौमुखी विकट की कोई कमी नहीं है। आम जनता कांग्रेस व बीजेपी छोड़कर अगर चरणजीत सिंह को वोटिंग करेंगे, कुछ सपना आपका है ऐसे जो आप लोगों को बीच में लेके जाएंगे, क्या है? देखिए सरकार जी, जो सपने जनता के हैं वही सपने हमारे हैं, उनको साकार करना हमारा दायित्व है। यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में होगा कि इस बार विधायक हम नहीं, जनता बनेगी, और जो उनके काम वो खुद करेगी। और बाकी जैसे हमारी अभी आपने कहा कि बीजेपी का बड़ा बोलबाला है या उनका गढ़ है या जैसा भी है, कुल मिलाकर आप विकास को देख लीजिए। यहाँ पर 4 रोडें ऐसी हैं जो कम से कम 15 साल से नहीं बनी हैं, और विद्यालयों की स्थिति तो जो है, शिक्षा का स्तर तो डाउन हुआ है। इसके साथ साथ आप देखिए जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनके अंदर भी जो आज सुधार होना, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, और जो हमारा किसान है सबसे ज़्यादा वो परेशान है। तो हमारी सरकार के पास, जो डबल इंजन की सरकार, इनके पास किसानों के लिए कोई भी योजना नहीं है, कोई नहीं है। मैं सबसे पहले किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, और बेरोजगार युवकों को और शिक्षित व्यक्तियों को, अपने छात्र जो बच्चे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आपने बदलाव नहीं किया तो आने वाली समस्या और बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपने देखा कि मेरे साथ सरदार चरणजीत सिंह संधू जी है, बीएसपी से यहाँ पर गदरपुर विधानसभा प्रत्याशी है, 2027 के तन मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार 15 वर्ष हो गए भाजपा के विधायक अरविंद पांडे क्षेत्र में चौमुखी कोई विकास नहीं किया है। हालांकि डबल इंजन सरकार है, जिस कारण से आम जनता काफ़ी आक्रोश में है।
यदि यहाँ के गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय जनता यदि मुझे विश्वास करके वोटिंग करते हैं और मैं यहाँ से भारी मत से जीतता हूँ, एकदम चैलेंज देकर मैं कह रहा हूँ कि ये विधायक मैं नहीं बनूंगा, आम जनता विधायक होंगे, उनके अनुसार काम होगी। नंबर 1, यहाँ का जो तीनों हॉस्पिटल आपका किलाखड़ा हो गए, गदरपुर हो गए, दिल्लीसपुर हो गए एवं गुलारपुर, इनमें डॉक्टर का व्यवस्था मैं करूँगा। दूसरी, जो यहाँ का युवा पीढ़ी है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार दिलाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। कुल मिलाकर इनका एक अच्छा सपना है। अब देखना है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता क्या चरणजीत सिंह जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे, क्या उनको वोटिंग करेंगे? अगर करते हैं तो कितने वोट से जीतेंगे, तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम ठक्कर, गदरपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी, तय की दायित्वधारियों की जिम्मेदारी, सत्ता में वापसी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी। दो 2036 में भारत को मिले ओलंपिक की मेजबानी, इस बड़े संकल्प के साथ कावड़ उठाएंगी खेल मंत्री रेखा आर्य। 10 अगस्त को निकलेगी 22 किलोमीटर की कावड़ यात्रा। नैनीताल में 2027 के विधानसभा चुनाव की हलचल, जिले में पहुंची वीवीपैट और ईवीएम मशीन, सत्यापन और पंजीकरण के बाद वेयरहाउस में रखी गई सुरक्षित। और चंपावत में बदहाली के आंसू बहा रहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे छात्र खुले में शौच करने को मजबूर।